हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज और मैं हूँ इंदु चौहान। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 14, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, अगर अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और उनमें से जो एक राइट है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो कि कौन से आर्टिकल्स में कवर होता है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के आर्टिकल्स में ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट कवर होता है। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की, तो अगर हम इसका बैरेक देखते हैं तो 2 लाइन के अंदर आर्टिकल खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इस आर्टिकल 14 को बुक से पढ़ेंगे तो मिनिमम, आई थिंक सो, मिनिमम 100 पेजेस होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। अब हमारे को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ को एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, उससे रिलेटेड ये मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं इन्हीं चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगी। विद केस लॉज डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 14 जो कहता है उसमें ये जितने भी मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने डिस्कस लिख दिया है बेसिकली कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट दी आर्टिकल 14। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देखेंगे, फिर जो आर्टिकल 14 है वो क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है, इसके रिलेटेड क्या थियोरी है वो देखेंगे, फिर न्यू इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि जो इक्वालिटी का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए वो क्या कॉन्सेप्ट है, और लास्टली जो हम देखेंगे वो होंगे हमारे केस लॉज। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 14 में बुक पे जाओगे तो बहुत सारे केस लॉज हैं, लेकिन सभी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कौन से मेन हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, इतना ही एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को याद करना चाहिए जो आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ, एक आंसर शीट पे लिख पाएँ। सो हमारे लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बेसिकली केस लॉज होंगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जरा इसको बैरेक से देखते हैं। पहले बैरेक में क्या लिखा है? बैरेक कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट किसी भी पर्सन को जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर है उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। किन दो चीज़ों के लिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली कौन कौन सी टर्म है? एनी पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो बहुत क्लियर है कि टेरिटरी का मतलब क्या है, यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग होंगे। एनी पर्सन का मतलब होता है यानी कोई भी इंसान, तो वो सिटीजन्स भी हो सकते हैं, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, तो सभी लोगों को ये राइट टू इक्वालिटी होगा। नेक्स्ट जो दो टर्म्स आती हैं वो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सिंपल सी बात ये कहता है कि जो भी इंसान है, जितने भी लोग हैं, वो लॉ के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, जो लॉ है वो टॉप के ऊपर खड़ा है और जितने भी लोग हैं वो नीचे खड़े हैं। अब अगर ऊपर से देख रहा है तो इसके लिए सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। चाहे आप किसी भी रैंक के हो, चाहे आपकी कास्ट कुछ भी हो, चाहे आपका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, चाहे आप कैसा भी काम करते हो, दैट डजंट मैटर टू द लॉ। ठीक है, यानी कि लॉ की आंखों में, आप उनकी आइज के अंदर सभी पर्सन, एवरीवन इज इक्वल। ये है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, द फ्रेज फर्स्ट यूज्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था? यूडीएचआर में यूज़ किया था। इसका इंग्लिश ओरिजिन है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है ये? क्योंकि ये कहता है कि सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। अब आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको दिख तो सब लोग एक ही जगह से रहे हैं, आपको सब लोग इक्वल लग रहे हैं, लेकिन किसका क्या सर्कमस्टेंस है, कौन कैसे सिचुएशन में है, कौन कैसा है, ये आप नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट मीन्स दे इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दैट is the absence of special privilege in the favor of any person by reason of birth, creed or any favor। ये क्या होता है? अब सब लोग बराबर हैं तो
किसी भी पर्सन के लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, किसी को कोई भी फेवर नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और कोई एक नॉर्मल पर्सन है और दोनों ने कोई मर्डर कमिट किया है या फिर किसी ने कोई चोरी की है, तो लॉ के सामने तो दोनों लोग बराबर हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही जैसा क्राइम कमिट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी वैसा ही पनिशमेंट मिलेगा जैसे एक नॉर्मल पर्सन को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जो रैंक है वो यहाँ मैटर नहीं करती। आर्टिकल 14 यही कह रहा है कि सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, आप किसी भी रैंक के हो वो मैटर नहीं करता, इसीलिए सभी को एक जैसे ही प्रिविलेज मिलेंगे, किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हमारे डॉक्टर जेनिन्स। इन्होंने क्या कहा, दैट द इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स अमंग इक्वल they should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike। इन्होंने कहा कि इक्वल लोगों के बीच में जो सब इक्वल हैं, आप उन्हें एक जैसा ही एडमिनिस्टर करेंगे, आप उन्हें एक जैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि लॉ के सामने सभी एक जैसे हैं, सभी एक बराबर है। और इसका एक और मतलब ये कि देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब बराबर हैं। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे बात जानने की क्या है, इंग्लिश ओरिजिन है, ये बेसिकली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम आगे डिस्कस करेंगे वो है, अब ये तो क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है वो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, अब यही जो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है, एक उसको कहते हैं, एक और को कहते हैं, वो है रूल ऑफ लॉ, जो कि इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एवी डाइसी ने उसी कॉन्सेप्ट को दिया था। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमने अभी कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारा एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। अब इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट है, वो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, जिसे हम इंग्लैंड के अंदर रूल ऑफ लॉ कहते हैं और इंडिया में उसे इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एवी डाइसी ने दिया। अब इन्होंने रूल ऑफ लॉ को लेके क्या कहा, इन्होंने कहा दैट नो मैन इज अबव लॉ, कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, सब लॉ के सामने बराबर हैं, उनकी चाहे कुछ भी रैंक हो, कंडीशन हो, दे ऑल आर सब्जेक्टेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। यानी चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, या आप खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, दैट डजेंट मैटर, योर रैंक डजेंट मैटर, योर creed doesn't matter, your religion doesn't matter, nothing matters, every person is equal। अगर आप भी चोरी करेंगे, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई चोरी करता है या कोई फ्रॉड करता है, तो उसको भी उसी तरीके से कोर्ट ट्रीट करेगी जैसे एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट करती है। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू हार्श अनसिविलाइज्ड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी, कोई भी पर्सन को कोई हार्श ट्रीटमेंट या अनसिविलाइज्ड ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और आप एक नॉर्मल पर्सन के, कोई सर्विस करने वाले के बेटे हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों को ट्रीटमेंट एक जैसा ही मिलेगा। क्यों? क्यों ये मैटर नहीं करता है कि आप बिजनेसमैन के बेटे हैं तो आपको लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, आपको आराम से एक रूम में रखा जाएगा, आपको टीवी दे रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, नहीं। ये रूल ऑफ लॉ क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो लोग हैं, दो लोग सिमिलर हैं, दो लोगों ने सेम क्राइम किया है, तो दोनों बराबर हैं, आप दोनों को सेम ट्रीटमेंट देंगे। ये नहीं होना चाहिए कि एक बिजनेसमैन का बेटा है तो आपने उसको पुलिस कस्टडी में नहीं लिया, या फिर आपने उसको पुलिस रिमांड पे नहीं लिया और दूसरे वाले को अच्छे खासे रिमांड पे ले रखे हो। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल जो अभी हमने बॉलीवुड में देखा वो था आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी के बेटे हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, सब लोग बराबर हैं, सबके पास राइट टू इक्वालिटी है, सभी को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे हों, चाहे किसी नॉर्मल पर्सन के बेटे हों, दैट डजंट मैटर। ठीक है, अब एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 मीनिंग दिए। पहला मीनिंग इन्होंने कहा दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। ठीक है, इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पे जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या मीनिंग दिया, दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी लोग बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, लॉ के सामने एवरी पर्सन इज इक्वल।
ठीक है। तीसरा मीनिंग उन्होंने दिया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। इट मीन्स दैट द सोर्स ऑफ लॉ इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स मेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन सोर्स ऑफ लैंड, मेन सोर्स नहीं है आपके लॉ का, या फिर एक सुप्रीम लॉ नहीं है। क्या है? लॉज वो होते हैं जो कोर्ट डिफाइन करती है, ऐसा एवी डाइसी ने कहा। ठीक है। अब क्या है, स्टार्टिंग की जो हमारे दो मीनिंग थे ये तो हमारे इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे भी लॉ सुप्रीम है, हमारे यहाँ पे भी इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेन सोर्स है लॉ का। ठीक है। यही हमारा एक सुप्रीम लॉ है, सबसे ऊपर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, संविधान को माना जाता है। तो ये जो थर्ड मीनिंग है एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ का, वो हमारे इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एवी डाइसी रूल डजन अप्लाई टू इंडियन सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बात समझाई? रूल ऑफ लॉ किसने दिया, कहाँ पे इसको इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, मतलब क्या है इस चीज़ का, तीन मीनिंग्स क्या दिए एवी डाइसी ने, और कौन सी मीनिंग्स अपने यहाँ पे एप्लीकेबल है, इंडिया में एप्लीकेबल है, और कौन से नहीं है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द जिस्ट। अब रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। क्या कह रहा है रूल ऑफ लॉ? सब लोग बराबर हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं। चलिए लेट्स डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ। पहला एक्सेप्शन क्या है? दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ डजंट मीन द पावर ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर सेम। पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकता है, क्या ये एक नॉर्मल पर्सन के पास ये पावर है जिसकी कोई रैंक और पोजीशन नहीं है? नो। मैं जाके कोई किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बट एक पुलिस ऑफिसर जाके अरेस्ट कर सकता है, इवन विदाउट वारंट ऑल्सो, अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है, सब बराबर तो है, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल की पावर और एक पुलिस ऑफिशियल की पावर या एक पब्लिक ऑफिशियल की पावर सेम होंगी। ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन हो गया ये। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? इट डज नॉट प्रिवेंट द सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स बीइंग सब्जेक्ट टू लॉज। अगर हम हमारी स्पेशली इंडिया की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारी SC/STs की कास्ट है, या फिर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें पहले के टाइम में बहुत नीचे दबाया है, चाहे वो विमेंस हो, SC/STs हो, या कोई भी कम्युनिटी हो जिन्हें बहुत नीचे दबाया गया है। तो ये कहता है कि ठीक है इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सोसाइटी में बहुत नीचे रह गए हैं, उन्हें ऊपर लाने के लिए, एक इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है। और रूल ऑफ लॉ उस चीज़ को, इक्वालिटी बिफोर लॉ उस चीज़ को क्या करता है, परमिट करता है कि हाँ आप सर्टेन क्लास ऑफ पीपल के लिए एक स्पेशल लॉज बना सकते हैं। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन क्लियर हो गया। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? Ministers and other executive bodies are given a very wide discretionary power by statute। क्या कहते हैं, जो स्टैट्यूट्स होते हैं, जो हमारे लॉज होते हैं, उन्होंने क्या किया है, मिनिस्टर्स को, इन सबको क्या है, पावर्स दिए। अब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, कौन से मिनिस्टर्स के पास क्या पावर है, वो सभी हमारा स्टैट्यूट्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नाउ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज आर गवर्न बाय द स्पेशल रूल्स इन देयर प्रोफेशंस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, आर्मी ऑफिशियल्स हों, इनके लिए क्या है, सेपरेट लॉज बने हुए हैं टू रेगुलेट दीज पर्सन्स। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब हम उनको इक्वली ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। अब एक्सेप्शंस के बारे में 4 एक्सेप्शंस डिस्कस किए। एक जो चीज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ की इंपॉर्टेंट है MCQs पर्पस के लिए, वो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ दे रखा है। पहला तो दे रखा है प्रियम्बल में, जहाँ हम इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, और दूसरा है हमारा आर्टिकल 14। ये कई बार MCQs में या 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अभी तक क्या डिस्कस किया? इक्वालिटी बिफोर लॉ इंडियन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब हम हमारी डेफिनेशन की जो सेकेंड फ्रेज है, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब इसे क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या कहना चाहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कह रहा है, ये बेसिकली लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव लॉ है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये कहता है कि जो लोग इक्वल सर्कमस्टेंसेज में हैं,
जो दो लोग जिनकी सिचुएशन सेम है, जिनके सर्कमस्टेंसेस सेम हैं, आप उन्हें एक जैसा ट्रीट कीजिए। मतलब कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, नॉट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी कि जो दो सेम लोग हैं, तो जो दोनों सेम सिचुएशंस में हैं, आप उन्हें एक जैसा ट्रीट कीजिए, उन्हें एक जैसा ट्रीट मत कीजिए जो लोग अलग अलग हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं हमारे इनकम टैक्स की। अब सब लोग हैं, आप सबको एक जैसा इनकम टैक्स तो चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबकी सैलरीज डिफरेंट है, सब अलग अलग हिसाब से कमाते हैं। तो जिसकी जितनी सैलरी होगी आप उसके उस हिसाब से आप उसको टैक्स इम्पोज करते हो। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अब मान लीजिए एक बंदा है जो महीने का 1,00,000 रुपए कमाता है और दूसरा बंदा है वो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो दे बोथ आर डिफरेंट। आप उनको सेम टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हैं, आप उनको उनकी सैलरी के हिसाब से इम्पोज करेंगे। तो उन दोनों की सर्कमस्टेंसेस क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इसलिए आप उन्हें एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास 10th में है, एक क्लास 5th में है, और आपने उनको दोनों को क्वेश्चन पेपर दे दिया क्लास 8th का। अब ये क्लास 10th वाले के साथ तो जस्टिस है कि चलो उसने 8th क्लास पढ़ा है तो ही उसको पता होगा, ठीक है। लेकिन क्या 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए जस्टिस है जिसको वो चीज़ें आती ही नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में हैं, दोनों के सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट हैं। आप इन दो अलग लोगों को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का बेसिक मतलब है। ये सिर्फ यही कहता है कि दो लोग जो सेम सर्कमस्टेंसेस में हैं उन्हें आप एक जैसा ट्रीट कीजिए, अगर उनके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं तो आप उन्हें एक जैसा ट्रीट ना कीजिए, ठीक है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, नॉट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अलग अलग को एक जैसा नहीं ट्रीट करेंगे, एक जैसों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैंने दोनों एग्जाम्पल्स के साथ आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आर्टिकल 14 के अंदर हम लोगों ने सारी फ्रेजेस को डिस्कस कर लिया। एनी पर्सन का मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज आया इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्कस कर लिया। रूल ऑफ लॉ डिस्कस कर लिया। फिर आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अब हमने उसको भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब आपको पता है, ठीक है। अब आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर हैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ आर्टिकल 14 के क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। अब हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट की। हमने रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस अलग देखे थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस की, ठीक है। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 361, जो कि ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नर हैं, वो लोग कुछ इम्यूनिटीज़ इंजॉय करते हैं। उन्हें इम्यून कर रखा है कि उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं होते हैं और उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 361 में। तो ये क्या है, आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। दूसरा आर्टिकल 361A, इसमें क्या है, नो पर्सन शेल गो थ्रू अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी ट्रू रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर रिलेटेड टू एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि अगर पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं, आपने कोई भी प्रोसीडिंग हुई पार्लियामेंट में, उसमें किसी पर्सन ने उस चीज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है, एग्जैक्टली ट्रू रिपोर्ट अगर पब्लिश की है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 105, इट सेव्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इवन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एनी वोट गिवन इन द पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो किसी को कोई सा भी वोट दे, उनके लिए उनके अगेंस्ट आप कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नहीं कर सकते, तो वो लोग उस चीज़ से क्या है, इम्यून है। सेकेंड, फोर्थ वन इज द आर्टिकल 194, इट प्रोटेक्ट्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर अगेंस्ट एनीथिंग सेड इन द लेजिस्लेचर। यानी कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आप जबकि प्रोसीडिंग्स चल रही होती है और आप उस समय कुछ कहते हैं, तो आपकी उस कहने के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी, आपको कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर नहीं घसीटा जाएगा। तो वहाँ पे भी वो लोग क्या हो गए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर क्या हो गए, इम्यून हो गए। सिमिलरली आर्टिकल 31C इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 एंड द वियना कन्वेंशंस। कुछ पार्ट्स हैं सर वियना कन्वेंशंस के, ये आपको बेसिकली जिस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो हो गए हमारे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस, ठीक है। अब यहाँ तो हमने क्या डिस्कस करा, आर्टिकल 14 के बारे में हम लोगों ने क्या देख लिया, बेसिकली जो बैरेट का डेफिनेशन था उसकी फ्रेजेस को डिस्कस कर लिया, उनमें जो जो टर्म्स आई हमने उन्हें डिस्कस किया। अब आर्टिकल 14